दबंग ननद। रुचि पूरे घर का काम करके आराम से सोफे पर बैठी थी कि तभी वहां रुचि की सास मनोरमा गंदे पैर लेकर आती है और पूरा घर गंदा कर देती है। ये देखकर रुचि को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी ये क्या किया आपने? मैंने अभी अभी पूरा घर साफ किया था और आपने फिर गंदा कर दिया। मैं क्या पागल हूँ जो बार बार घर ही साफ करती रहूं? अरे बहू थोड़ा सा ही तो गंदा हुआ है घर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया हो। और तू कौन सा कुछ कर रही है, आराम तो कर रही है ना। दोबारा काम करना भी पड़ जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। कर लेना थोड़ी सफाई, आखिर हम तुझे लाए ही क्यों हैं इस घर में। अब इतना भी नहीं करेगी क्या? माँ जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सब किया था, 5 मिनट भी नहीं हुए और मैं भी इंसान हूँ। अच्छा तो तू 5 मिनट से आराम ही तो कर रही थी ना। देख बहू, मुझसे बहस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तू इस घर की बहू है और ये सब तेरे ही काम है, तो अब काम चोरी मत कर और बहू है बहू बन कर रहे। हाँ। रुचि अपनी सास की बात चुपचाप सुन लेती है और इसीलिए रुचि के ससुराल वाले उसे बहुत दबाते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन रुचि अपने लिए एक नया सूट लाती है। नया सूट देखकर रुचि की ननद प्रीति तुरंत वहां आती है और सूट को अपने हाथ में लेती है। अरे वाह भाभी, ये कितना प्यारा सूट है, ये मैं ले रही हूँ। प्रीति ये सूट मैंने अपने लिए लिया था, मेरे पास एक भी सूट नहीं है और मैं कुछ दिनों के लिए मायके भी जाने वाली हूँ, इसीलिए लेकर आई थी। अरे मायके ही तो जा रही हो ना भाभी, वहाँ आपको देखेगा ही कौन। अरे पर भाभी आप मुझसे सवाल जवाब मत करो, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ बल्कि आपको बता रही हूँ कि ये सूट मैं ले रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी प्रॉब्लम है और आपकी प्रॉब्लम से मुझे कोई लेना देना नहीं। आई बात समझ में? ठीक है ननद जी, ले लीजिए आप। रुचि के साथ हर कोई ऐसा ही व्यवहार कर रहा था। कुछ दिनों के बाद रुचि की भाभी नेहा रुचि से मिलने के लिए रुचि के ससुराल आती है। अरे भाभी आप यहाँ अचानक से, आपने आने से पहले कुछ बताया नहीं, बता देती। अरे तुम हमसे मिलने आ रही थी और जब नहीं आ पाई तो मैंने सोचा मैं खुद ही तुमसे मिलने आ जाऊं। देखो मैं आ गई। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या तुम्हें? नहीं ना भाभी, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यहाँ बैठो, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। रुचि चाय नाश्ता लेकर आती है और अपनी भाभी से बातें करने लगती है। रुचि काफी खुश थी अपनी भाभी से मिलकर। तभी रुचि का देवर अनुज वहां आता है और अपनी शर्ट रुचि के मुंह पर फेंक कर बोलता है, क्या है भाभी ये, अब से एक काम भी ठीक से नहीं होता क्या? मेरी शर्ट को बाकी कपड़ों से अलग धोना चाहिए था, अब देखो इस पर कलर लग गया। देवर जी इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा और आपकी शर्ट पर रंग लग जाएगा तो मैं आपका शर्ट अलग धो देती। रहने दो भाभी, आपका रोज का नाटक है, अब जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अनुज काफी बदतमीजी से बात कर रहा था, जो नेहा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो रुचि से कहती है, ये क्या है ननद जी, होगी तुम्हारी गलती, लेकिन अनुज तुम्हारा देवर है और तुमसे छोटा होकर ऐसे कैसे बदतमीजी से बात कर सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मेरी दबंग ननद ऐसे शांत कैसे हो गई। रुचि तुम ही कहती थी ना, अगर तुम दबोगे तो दुनिया तुम्हें दबाती रहेगी। नेहा अपनी ननद को काफी समझाती है। रुचि को भी अब अपनी भाभी की बात समझ में आती है और वो अब अपने ससुराल में अपने हिसाब से रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन सब लोग बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी प्रीति कहती है, माँ टीवी देखते हुए पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और है, अगर पकोड़े खाने को मिल जाते तो अच्छा होता। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम, भाभी है ना। ए भाभी जाओ हम सबके लिए पकोड़े बना कर लाओ, हम टीवी देख रहे हैं। तुम्हारे बाप की नौकर हूँ क्या मैं? हाँ, तुम सब टीवी देख रहे हो तो क्या मैं यहाँ बैठकर मटर छिल रही हूँ? मैं भी तो टीवी देख रही हूँ ना। जिसको पकोड़े खाने हैं वो खुद बना ले, और हाँ मेरे लिए भी बना देना। बहुत खिला दिया मैंने सबको खाना बनाकर, अब तुम लोगों की बारी है। रुचि का जवाब सुनकर किसी की हिम्मत ही नहीं होती कुछ भी बोलने की, सब चुप हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रुचि काफी रात में घर आती है। ये देखकर मनोरमा कहती है, फुर्सत मिल ही गई क्या घर आने की? ये कोई समय है घर आने का? कहीं भी रात में घूमती रहती है। शरीफ घर की बहुएं ऐसा करती है क्या? माँ जी, शरीफ घर की बहुएं आत्मनिर्भर होती हैं।
मैं तो बस पास में ही गई थी, मेरी फ्रेंड के घर। अब वहां से आने में देर हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती? बहू, तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। वही तो माँ जी, मेरे सब्र का आप भी इम्तिहान मत लो। अच्छा, तो अब तू मेरी सास बनेगी, पर मेरी भी बात कान खोल कर सुन ले। मैं तेरी नौकरानी नहीं, सास हूँ। अब जाकर खाना बना ले, क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया है, और वैसे भी मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तो फिर एक दिन माँ जी आप भूखे पेट ही सो जाओ। वैसे भी आजकल आपको कुछ ज्यादा ही दस्त बनी रहती है ना। खाना नहीं खाओगे तो कुछ होगा नहीं, और अगर ज्यादा भूख लग रही है तो रसोई का रास्ता तो आपको पता ही है, हैं? अब से खाना बनाने के लिए मेरा इंतजार मत करना। रुचि के पटर पटर जवाब सुनकर कोई कुछ कह ही नहीं पा रहा था। अब ऐसे ही प्रीति बहुत प्यारा सा सूट पहनकर कमरे से निकली कि रुचि कहती है, अरे वाह, कितना प्यारा सूट है। हाँ भाभी, बहुत अच्छा सूट है ना, मेरा भी ये सूट फेवरेट है। तो चलो अब एक काम करो, निकाल कर मुझे दे दो। याद है ना, कुछ दिनों पहले तुमने मेरा एक सूट ले लिया था, अब ये उसकी भरपाई करेगा। भाभी अभी मैंने पहना हुआ है, मैं बाद में दे दूंगी। नहीं 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 नहीं, तुम अभी दोगी मुझे। अरे जब तुम पहनकर बाहर घूम कर आओगी तब तो सब यही समझेगी कि मैंने तुम्हारा सूट पहना है। शांति से दे दो, वरना दूसरा रास्ता अपनाना मुझे आता है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अपनी भाभी की धमकी सुनकर प्रीति चुपचाप सूट निकाल कर दे देती है। रुचि से अब ससुराल में हर कोई डर के रहने लगा था। कई दिनों बाद वापस से नेहा रुचि के ससुराल आती है। भाभी, मैं आपको यहाँ बुलाने ही वाली थी, मेरा आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। देखा, मुझे पता चल ही जाता है कि तुम्हें मेरी याद आ रही है और मिलने का मन कर रहा होगा, तभी तो मैं आ जाती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मैं चाय मंगवाती हूँ। माँ जी, जरा चाय पकौड़े बना दीजिए, मेरी भाभी आई है। मनोरमा चाय पकौड़े बनाकर लाती है। घर में सभी लोग रुचि से अच्छे से बात करते हैं। ये देखकर नेहा को बहुत खुशी होती है और वो कहती है, वाह मेरी दबंग ननद, आखिरकार तुमने मेरी बात मान ही ली। हाँ भाभी, अब तक सबको मैं पहले जैसी थी वो अच्छी नहीं लग रही थी ना। तो मैंने अब आपकी बात मान ही ली, और अब देखो सबको अच्छी लग रही हूँ मैं। बहुत सही किया रुचि तुमने, मुझे मेरी दबंग ननद पर बहुत गर्व है। हाँ भाभी, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आज आपकी वजह से इस घर में मेरी कदर है और मेरा डर भी। अब ये लोग ना मेरे साथ कुछ गलत करते हैं और ना ही घर में। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर रुचि इस बात का कभी भी गलत फायदा मत उठाना और इसी तरह से खुश रहना और परिवार को भी खुश रहना सिखाना। जरूरत पड़ने पर ही दबंगगिरी दिखाना। पता चला कि तुमने अपने ससुराल में अपना इतना खौफ बना दिया कि अब सब तुमसे डरने लगे हैं। डर से ज्यादा परिवार में प्यार होना चाहिए। नेहा को अपनी दबंग ननद पर नाज होता है और अब रुचि को भी समझ में आ जाता है कि इंसान जितना दबता है उसे उतना ही दबाया जाता है, इसलिए गलत जगह पर आवाज उठाना बहुत जरूरी है। देवोलीना की ननद कामाक्षी उन्हीं के साथ रहती है। देवोलीना की एक प्यारी सी बेटी है नीतू। कामाक्षी का बेटा है उदय। उदय थोड़ा शरारती है। घर के सभी लोग दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन न जाने क्यों देवोलीना को लगता है कि नीतू के लड़की होने के कारण उसे कोई प्यार नहीं करता। अब देवोलीना का ये शक सच है या उसका बहुत बड़ा वहम, आइए जानते हैं हमारी इस कहानी में। नीतू, नीतू कहाँ हो बेटी? देवोलीना नीतू को सारे घर में ढूंढती है। उसके बाद वो गार्डन में जाती है तो देखती है कि उदय और नीतू गार्डन में खेल रहे हैं। नीतू, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कब से तुम्हें आवाज़ लगा रही हूँ। चलो अंदर चलो और कुछ खा लो। उदय बेटा, तुम भी चलो। मामी जी, मम्मी ने मुझे मैगी बना कर दी है, मैंने खा ली, अब नहीं खाऊंगा कुछ। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें मैगी दी, नीतू को क्यों नहीं दी? अभी बात करती हूँ तुम्हारी माँ से। देवोलीना गुस्से में कामाक्षी के पास जाती है। कामाक्षी, तुम मेरी बेटी और अपने बेटे में इतना फर्क क्यों करती हो? क्या हुआ भाभी, मैंने कब फर्क किया? तुमने उदय के लिए मैगी बनाई लेकिन नीतू के लिए नहीं बनाई। मैं तो कभी ऐसा नहीं करती। मैं जो कुछ भी बनाती हूँ दोनों बच्चों के लिए बनाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने नीतू को भी मैगी दी थी, लेकिन उसने खाने से ही मना कर दिया। देखिए, अभी भी मैंने फ्रिज में रखी है। बच्चे तो खाने की चीज़ को मना करते ही हैं,
उन्हें जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। जैसे तुमने अपने बेटे को जबरदस्ती खिलाया, वैसे ही मेरे बेटी को भी खिला सकती थी ना। भाभी, मैंने किसी को भी नहीं खिलाया जबरदस्ती। आपको ना सच में गलतफहमी हो रही है। देवोलीना कामाक्षी से झगड़ा करके चली जाती है। अगले दिन नीतू उदय को सारे घर में ढूंढती है। जब उसे उदय कहीं नहीं मिलता तो वो कामाक्षी के पास जाकर पूछती है, बुआ, उदय कहाँ गया है? मुझे कहीं नहीं मिल रहा। नीतू, वो तुम्हारे चाचू के साथ किसी काम से बाहर गया है। तो बुआ, अब मैं किसके साथ खेलूं? तुम मेरे साथ खेलो ना। चलो, हम बाहर गार्डन में चलकर खेलते हैं। नीतू और कामाक्षी बाहर खेलने चले जाते हैं। तभी वहां देवोलीना आ जाती है। अरे कामाक्षी, आज तुम नीतू के साथ खेल रही हो? वो तुम्हारा शरारती बेटा कहाँ है? उसे राज बाहर लेकर गया है। उसका आधार कार्ड नहीं बनाना, तो बस वही बनवाने गया है। इतने में देवोलीना का देवर राज भी वापस आ गया। उसने उदय को बहुत सारे खिलौने दिलवाए और बहुत सारी खाने की चीजें भी दिलवाई हैं। देवोलीना को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने बिना कुछ सोचे समझे कामाक्षी और राज को सुनाना शुरू कर दिया। कामाक्षी, तुम तो बोल रही थी कि राज आधार कार्ड बनवाने गया है, लेकिन ये तो कुछ और ही करके आया है। भाभी, क्या हो गया? वो सच में आधार कार्ड बनवाने ही गया था। राज, तुम अपने भाई की बेटी और बहन के बेटे में इतना फर्क क्यों करते हो? जब तुम उदय को बाहर सैर सपाटे के लिए लेकर जा रहे थे तो मेरी नीतू को भी ले जाते ना। भाभी, मैं उदय को घुमाने नहीं गया था, मैं काम से ही लेकर गया था। ये सब सामान तो मैंने इसे रास्ते में से दिलवाया है, और ये सामान सिर्फ उदय के लिए नहीं बल्कि मैं नीतू के लिए भी लाया हूँ। अरे रहने दो, सारी चालाकी समझती हूँ मैं तुम्हारी। आज के बाद मेरी बेटी के पास भटकना भी मत। चलो नीतू मेरे साथ, यहाँ कोई तुम्हें प्यार नहीं करता। भाभी, क्यों छोटी सी बच्ची के दिल में जहर घोल रही हो? राज, तुम तो चुप ही रहो। जहर तो तुम्हारे दिल में भरा है मेरी बेटी के लिए। देवोलीना नीतू को लेकर वहां से चली जाती है। उदय भी सारा सामान लेकर नीतू के पीछे चला जाता है। उसके बाद कामाक्षी राज से कहती है, ये भाभी को हो क्या गया है? दीदी, भाभी का दिमाग खराब हो गया है। उन्हें हमेशा ये लगता है कि उनकी बेटी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। पता नहीं भाभी के दिमाग में ऐसी फालतू की बातें क्यों आती है। इसी तरह कई दिन बीत गए और देवोलीना का ये शक बढ़ता चला गया कि सब उसकी बच्ची से प्यार नहीं करते बल्कि कामाक्षी के बेटे से ही प्यार करते हैं। एक दिन देवोलीना की सास देवकी ने दोनों बच्चों को बुलाया। नीतू, उदय, तुम दोनों दिन भर खेलते रहते हो, थोड़ी देर मेरे साथ भी खेल लिया करो। नानी जी, आप तो दिन भर सोती रहती हो, तो हम बाहर चले जाते हैं खेलने। दादी जी, अगर आप सोएंगी नहीं तो हम आपके साथ पक्का खेलेंगे। अच्छा, खेलने से पहले कुछ खा लेते हैं। मैंने तुम दोनों के लिए लड्डू बनाए हैं और शर्त लगाकर खाएंगे। जो पहले खाएगा वो जीत जाएगा और जो बाद में खाएगा वो हार जाएगा। देखना नानी जी, मैं ही जीतूंगा। नहीं दादी जी, मैं उदय से पहले ही लड्डू खा लूंगी। देवकी ने दोनों बच्चों को लड्डू दे दिए और नीतू ने अपना लड्डू खा लिया, लेकिन उदय अभी तक लड्डू खा ही रहा था। तभी वहां देवोलीना आ गई और वो ये सब देखकर बोली, माँ जी, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे बहू, ऐसा क्या किया मैंने जो मुझे शर्म आनी चाहिए? आपने अपने नवासे को तो लड्डू खिला दिया, लेकिन आपकी पोती खड़ी खड़ी देख रही है, उसे क्यों नहीं दिया लड्डू? अरे बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा नहीं, आप सबका दिमाग खराब हो गया है। उदय लड़का है इसलिए आप सब उसे प्यार करते हैं। मेरी नीतू लड़की है इसलिए आप सब उसके साथ इतना भेदभाव करते हैं। बहू, यह सब तेरे दिमाग की उपज है, हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दिमाग की उपज नहीं है, जो देखा है महसूस किया है वही बोल रही हूँ। आज के बाद आप कोई भी मेरी बेटी से बात नहीं करेंगे। देवोलीना नीतू को लेकर वहां से चली जाती है। वो नीतू से किसी को भी बात नहीं करने देती। अब वो अपना सारा गुस्सा अपनी बेटी पर ही उतारा करती। उसे जब भी गुस्सा आता वो नीतू को पीट दिया करती। एक दिन नीतू उदय के साथ खेलने की जिद कर रही थी। मम्मी, मुझे उदय के साथ खेलना है। बिल्कुल नहीं, उस शरारती बच्चे के साथ तुम बिल्कुल नहीं खेल सकती। नहीं मम्मी, मुझे जाना है, जाना है, जाना है मुझे। देवोलीना ने नीतू को बहुत तेज थप्पड़ मारा और नीतू जोर जोर से रोने लगी।
देवकी ने इस बात पर अपनी बहू को सुनाना शुरू कर दिया। बहू, छोटी सी बच्चे पर हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? आप क्यों इतना बोल रही हो? आपके पोते को नहीं, मैंने अपनी बेटी को मारा है। और आपको तो बहुत खुशी होगी कि मैं अपनी बेटी को पीट रही हूँ। देख बहू, अगर आज के बाद तूने मेरी नीतू पर हाथ उठाया ना, तो मैं तेरी पुलिस में शिकायत कर दूंगी। देवकी ये बोलकर नीतू का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाती है। वो नीतू को चुप कराती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर के सब लोग बैठकर देवोलीना के बारे में बात कर रहे थे। तभी बाहर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आई। घर के सभी लोगों ने बाहर जाकर देखा तो नीतू और उदय बेहोश पड़े थे। नीतू, नीतू, नीतू मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? कामाक्षी, ये जरूर तुम्हारे बेटे की कोई शरारत की वजह से हुआ है। पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को। भाभी शर्म कर लो कुछ, दोनों बच्चों की हालत खराब है और आप अभी भी ऐसी बातें कर रही हो। अभी दोनों को अस्पताल लेकर चलते हैं। सभी लोग बच्चों को अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर दोनों का चेकअप करने के बाद कहते हैं, आपकी बेटी नीतू को किसी सांप ने काट लिया था। इस लड़के उदय ने मुंह से चूसकर जहर को निकाला है। इसी जहर के असर से ये दोनों बेहोश हो गए हैं। खैर, अब दोनों ठीक है, थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। जब देवोलीना ने ये बात सुनी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिस उदय पर वो इल्ज़ाम लगा रही थी, उसी उदय ने उसकी बेटी की जान बचाने की कोशिश की और अपनी जान खतरे में डाल ली। कुछ देर बाद बच्चों को होश आ गया। कामाक्षी ने अपने बेटे से कहा, उदय बेटा, तुम्हें किसने बताया कि सांप काट लेता है तो चूसकर जहर निकालते हैं? माँ, मैंने टीवी में देखा था। बेटा, तुम्हें हमें बताना चाहिए था। देखो, तुम अपनी बहन का जहर पूरी तरह से नहीं निकाल पाए और तुमने अपनी जान भी खतरे में डाल ली। माँ, रितु रो रही थी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, इसलिए जो मुझे ठीक लगा मैंने कर दिया। उदय, तुम अपनी बहन से इतना प्यार करते हो, हमें गर्व है तुम पर। मामा जी, मैं नीतू से बहुत प्यार करता हूँ। आप मामी जी से बोलिए ना कि वो नीतू को मेरे साथ खेलने दे। ये बात सुनकर देवोलीना की आंखों में आंसू आ गए। वो उदय के पास बैठ गई और उसे प्यार से गले लगा लिया।